दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर बड़ी मात्रा में कैश मिलने से कोर्ट कचहरी के कोनों कोनों में बस इसी बात की चर्चा है। सिटिंग जज के घर पैसों की गड्डियां मिलने का नतीजा ये हुआ कि संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले कोलेजियम ने तुरंत जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने का रिकमेंडेशन दे दिया। ये बात अलग है कि इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि हम कोई कूड़ेदान है क्या जो आप भ्रष्टाचारियों के आरोपियों को यहां न्याय देने के लिए भेज रहे हैं। हालांकि साफ कर दे कि जज यशवंत वर्मा पर फिलहाल लगे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। उधर कांग्रेस पार्टी के सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने का मुद्दा संसद में रख दिया। सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि आप सरकार को न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक निर्देश दें। जयराम रमेश ने जगदीप धनखड़ को महाभियोग का वो नोटिस भी याद दिलाया जो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के खिलाफ दिया था। लेकिन अब आगे जज यशवंत वर्मा के साथ होगा क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं या फिर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है? चलिए जानते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच शुरू कर दी है। बारन बेंच ने अपने सूत्रों के हवाले से कहा कि शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय से भी इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में फिलहाल सरकार वेट एंड वॉच मोड में है। फिलहाल सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में की गई कार्रवाई के आधार पर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि जज यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। अगर सीजेआई जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के लिए कहते हैं और वो इनकार कर देते हैं तो उनके खिलाफ इन हाउस जांच शुरू की जा सकती है, जो कि संसद द्वारा हटाने की प्रक्रिया का पहला चरण होता है। 1999 में स्थापित इन हाउस जांच प्रक्रिया का उद्देश्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा जज के खिलाफ भ्रष्टाचार, कदाचार या अनुचित आचरण की शिकायतों को निपटाना है। इस प्रक्रिया के तहत न्यायाधीश को आरोपों का जवाब देने का मौका दिया जाता है, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है। अगर सीजेआई को लगता है कि गहराई से जांच की आवश्यकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की एक जांच समिति गठित कर सकते हैं, जो फिर शिकायत की पूरी सुनवाई करती है, जिसमें शिकायतकर्ता की भी जांच की जाती है। लेकिन जज को हटाने की प्रक्रिया आखिर है क्या? संविधान में इस पूरी प्रक्रिया को बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124, 4, 5, 217 और 218 में इन प्रक्रियाओं का जिक्र है। सबसे पहले आपको बता दें, सबसे पहले जजों को हटाने के लिए नोटिस देना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत संसद के किसी भी सदन यानी कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी हो सकती है। इसके लिए सांसदों के साइन वाला नोटिस देना पड़ता है, वैसा ही जैसा शेखर यादव के मामले में विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने देना चाहा था। अगर ये नोटिस लोकसभा में दिया जा रहा है तो इसके लिए 100 या फिर 100 से ज्यादा सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। अगर ये प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू हो रही है तो इसके लिए 50 या फिर 50 से ज्यादा, 50 से अधिक सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। नोटिस के बाद अगर लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के सभापति इसे स्वीकार करते हैं तभी किसी जज को हटाने की प्रक्रिया आगे अगले चरण पर बढ़ती है। और फिर अगर ये नोटिस को स्वीकार कर लेता है तो फिर सदन के चेयरमैन या स्पीकर एक 3 सदस्यों वाली जांच समिति को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ताकि जजों को हटाने के लिए जो आधार बताए जा रहे हैं उसकी जांच हो, इंक्वायरी हो, देखा जाए, परखा जाए कि वो कितने सही हैं, कितने गलत। लेकिन इस जांच समिति में कि कौन कौन सदस्य होता है? सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चेयरमैन या स्पीकर की सहमति से चुने गए एक न्यायविद भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर ये नोटिस संसद के दोनों सदनों में स्वीकार हो जाता है तो जांच समिति का गठन लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति मिलकर करते हैं।
ऐसी सिचुएशन में जिस सदन में बाद में नोटिस दिया जाता है उसे कैंसिल मान लिया जाता है। जांच समिति अपनी इंक्वायरी करती है, उसके बाद एक ऑफिशियल रिपोर्ट जो है वो बनाती है, तैयार करती है। इस रिपोर्ट को उस सदन के स्पीकर को सबमिट करती है, देती है, उनके पास पहुंचाती है। सदन के स्पीकर इस रिपोर्ट को सांसदों के सामने, एमपीज के सामने जो है वो रखते हैं। अगर जांच रिपोर्ट में जज को दोषी पाया जाता है तो जज को हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में मतदान के लिए रखा जाता है, यानी कि वोटिंग बाकायदा इस पर की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के मुताबिक जज को हटाने की प्रक्रिया तभी आगे प्रोसीड करती है, आगे बढ़ती है, जब इस प्रस्ताव को दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से बहुमत का समर्थन मिलता है। साथ ही प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों की संख्या सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। फिर अंतिम चरणों में देखिए क्या होता है। जज को हटाने की ये सारा प्रोसेस अगर पूरा हो जाता है तो ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के आदेश पर ही जज हटाए जा सकते हैं, यानी फाइनल कॉल वहां से होता है। ये भी आपको बता दें कि अब तक इस प्रक्रिया से कोई जज नहीं हटाया गया है। 1991 के आप एक वाकया को याद कर लीजिए, जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी रामास्वामी को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जांच समिति ने भी उन्हें दोषी पाया था, लेकिन महाभियोग प्रस्ताव को पर्याप्त सांसदों का समर्थन नहीं मिला। इस कारण ये प्रस्ताव गिर गया। बाकी भी अन्य कारण हैं, जहां अन्य केस हैं जहां पर मामला जो है वो आगे तक गया, लेकिन कभी अंतिम चरणों तक नहीं पहुंच पाया। आपको कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।